नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जन्म होता है इनका सन 1889 ईस्वी में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि। ये जो है इनके लेखों और भाषणों का संग्रह है। इनकी मृत्यु होती है 1964 में। जवाहरलाल नेहरू का परिचय। जवाहरलाल नेहरू की पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इन्होंने कर दी। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती यानी पक्षधर नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। आइए बात करते हैं अब हम प्रस्तुत पाठ की। तो प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से इसका भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया, यानी मूल रूप से नेहरू जी ने इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा है, तो इसका अनुवाद किया गया है, भाषांतर किया गया है हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसे यानी उत्सव पर्व में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि उनके अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। क्या बताते थे जगह जगह जाकर के लोगों को कि यद्यपि हमारा देश अनेकों हिस्सों में बंटा हुआ है, किंतु उसके उपरांत भी हमारा संपूर्ण हिंदुस्तान जो है वो एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता की क्या आधार है, यानी कि इतना विस्तृत होने के बाद भी हमारा देश एक है, इसमें एकता की तत्व क्या है, आधार क्या है, क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। और इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कितनी सुंदर बात बताई है कि भारत माता की जय का तात्पर्य है उस पर निवास करने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। कहने की ज़रूरत नहीं कि छोटे आकार के बावजूद इस लेख का जो कथ्य है, विषय वस्तु है, वो अत्यधिक विराट और प्रस्तुतिकरण जो है वो पैना यानी कि प्रभावशाली है, आकर्षक है। आइए शुरू करते हैं हम भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, हम परिचित तो हो ही गए हैं कि क्या है इसके अंदर, कि नेहरू जी अनेकों जलसों पर जब जाते थे तो अपने भाषण में किस प्रकार भारत माता, मातृभूमि और हिंदुस्तान के विषय में अपना प्रेम प्रकट करते हैं। अखंडता और एकता की भावना का क्या आधार रहा है, उस बात को स्पष्ट करते हैं। तो देखें, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता।
भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है, यानी कि भरत, राजा भरत के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे, यानी समझदार ज़्यादा थे, चतुर ज़्यादा थे, और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा यानी कि खुराक, दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, देखो क्या लिखते हैं, महदूद का मतलब होता है सीमित होना, लिमिटेड होना। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता किससे? हिंदुस्तान के किसानों से। हाँ, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता था कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसले यानी मुद्दों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण यानी दक्षिण दिशा, और पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम लिखा है, पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे, यकसां यानी एक समान, और स्वराज्य का भी जिक्र करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फ़ायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण, धुर का आशय होता है एकदम, बिल्कुल, धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता, और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, सारे जगह के किसान लोग लेखक से एक ही तरह की सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी। सभी जगह के किसान लेखक से एक ही प्रकार की सवाल क्यों करते? क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी। यानी कि क्या तकलीफ़ें थी देखें, यानी कि गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, ज़मींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद यानी ब्याज, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुंथी हुई थी, एक दूसरे से उलझी हुई थी, संबंध रखती थी एक दूसरे से। उस ढड्ढे के साथ, ढड्ढा यानी कि बोझ, उस बोझ के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, यानी कि ज़बरदस्ती ये लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, इन सभी से मुक्त होना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज़ है, जुज़ यानी कि खंड, भाग, हिस्सा, अंश, यानी कि हम सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, कुछ बड़ी दुनिया के बारे में सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी, कश्मकश का मतलब होता है असमंजस, ऊहापोह, पेशोपेश जिसे कहते हैं, करता जिक्र भी ले आता हूँ। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता, तब्दीली यानी कि परिवर्तन जो आश्चर्य से भरे होते थे, उनके विषय में भी बताते। कौन बताते, किसको बताते? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब कभी भी जलसों में जाते तो देश के किसानों से ये बातें करते, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की उन्नति की है, ये काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह भी थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी, क्योंकि उनकी विषय वस्तु थी हमारी मानसिकता से प्रेरित, हमारे हालातों से प्रभावित, तो वहाँ हमारे देश की कल्पना हो जाती है। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे, यानी कि हवाले यानी संदर्भ लेखक के उनको समझ में आ जाते थे। दूसरे मुल्कों के बारे में जो लेखक संदर्भ देते थे वो उन्हें सब समझ में आ जाता था। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, हैरानी होती, आश्चर्य होता, और कुछ जवाब न बनने पर वे
जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता, आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से क्या करता था, किसानी करता आया था, यानी कि किसानगिरी करता था, खेतों में काम करता आया था, उसने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब किससे है? धरती से। किससे है? धरती से। और कौन? हाँ, कौन सी धरती? जब लेखक कहते खास उनकी गांव की धरती या ज़िले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती? धरती से उनका मतलब है। क्या मतलब है धरती से उनका? ऐसा सवाल करते नेहरू जी। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते। बड़ा आनंद आता इस तरह की चर्चा में, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ, यानी कि तो आप बताइए, सारा कुछ मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है जितना उन्होंने समझ रखा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज है, यानी हमें प्रिय है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है, यानी आखिर में जिनको गिना जाता है, महत्वपूर्ण है, वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। तो भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। ऐसी बात समझाते हैं पंडित नेहरू जी। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक हिस्से हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, देखिए अजीज का मतलब होता है प्रिय, हाँ, तो तुम उसकी प्रिय हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। कौन सी बड़ी खोज कर ली हो? उन्हें क्या लगता कि भारत माता का आशय इस धरती पर निवास करने वाले सभी लोगों से है। ठीक है, तो इतना छोटा सा पाठ था जिसमें भारत माता के विषय में नेहरू जी के विचार प्रकट हुए। तो अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। भारत माता की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? जब वे जलसों में जाते थे तब देश की जनता से और किसानों से करते थे। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे कि भारत माता का क्या आशय है, धरती माता का क्या आशय है, कौन सी धरती, भारत माता की जय का क्या आशय है। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान, नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? क्योंकि उन्होंने, इसकी वजह ये थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, इस देश की कल्पना करा दी थी। तो इससे वे जो कुछ भी उन्हें विदेशों के विषय में जो कुछ भी कहते थे वो उनके लिए समझना आसान था। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? भारत माता का अर्थ लेते थे किसान। किसान क्या अर्थ लेते थे भारत माता का? देखो, किसान क्या अर्थ लेते थे? नेहरू जी ने तो भारत माता का अर्थ धरती के लोग लिया। लेखक उनसे पूछते हैं कि वे किसानों से पूछते हैं कि क्या, जिसे उन्होंने समझ रखा है, क्या समझ रखा उन्होंने, तो वो क्या कहते हैं? सारे हिंदुस्तान की धरती या धरती माता। उनका मतलब धरती से क्या मतलब है? भारत माता से किसानों का क्या मतलब था? यानी कि किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती माता से लिया करते थे। ठीक है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा, यानी कि उनके क्या विचार थे? कि भारत माता का मतलब है इस धरती पर निवास करने वाले सभी लोग, लाखों करोड़ों लोग। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो आज़ादी से पूर्व बिल्कुल लोगों को जो समस्याएं थी वो क्या थी? गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म और सभी बातें, ठीक है, जो विदेशी सरकार ने लाद रखी थी। तो आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? आज़ादी के बाद वे साकार हुए। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? ये तो व्यवहारिक प्रश्न है। बिल्कुल, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? आज़ादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। ये 5वां प्रश्न बिल्कुल छोड़ देंगे आप, बिल्कुल आप 4था प्रश्न करेंगे, 3रा छोड़ देंगे, 2रा छोड़ देंगे, और निबंधात्मक प्रश्न का 1ला और 4था प्रश्न आप करेंगे। बाकी पाठ के साथ के जो छोटे वाले प्रश्न हैं
पाठ के साथ के जो ये प्रश्न हैं ये सारे करेंगे, 6 के 6 प्रश्न। और पाठ के आसपास जो है उनमें आप 2 प्रश्न करें, पहला और चौथा प्रश्न। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।